गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट, पिछला जो हमारा क्लास था होम मैनेजमेंट के उत्प्रेरक तत्व पढ़ाए हैं आपको कि कौन कौन से वे तत्व होते हैं जो पूरे हमारे मैनेजमेंट को एक मोटिवेशन का काम करते हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। इसके बाद आज जो हमारी क्लास है इंटीरियर डेकोरेशन की क्लास है। बहुत एक दो बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। जो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत छोटा सा चैप्टर है फ्लावर अरेंजमेंट, इसको हम आज पढ़ते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन आपका शिंसोहाई की जापानी पुष्प सज्जा या इकेबाना पुष्प सज्जा के अंतर्गत सारी आती है, ठीक ना। क्योंकि जापानी जो पुष्प सज्जा होती है उसको जापान लोग हमारी पुष्प सज्जा को इकेबाना के नाम से ही जानते हैं, जिसका मतलब ही होता है जीवित फूल। उन्होंने क्या माना है कि फूल भी क्या होते हैं, एक जीवित फूल होते हैं। उनकी एक अंदर से ये आत्मा से जुड़ाव है उनका। उनके कहने का मतलब कि जैसे फूल को तोड़ के मुरझाते हैं, उनके भी अंदर एक जीव है जो तोड़ने पर उनको भी तकलीफ होती है, और वो भी जैसे डाल से अलग करने के बाद वो भी क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। उन्हीं के यही जापानी पुष्प सज्जा से ही आपके क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं। तो ज़्यादा इसको हम बहुत डीप में नहीं पढ़ाने वाले हैं, बहुत थोड़ा सा बस बता देंगे कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें होती हैं, ताकि आपका भी टाइम बहुत कम है, ज़्यादा आप टाइम ना लेते हुए जो जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं उस पर फोकस कर लीजिए, ठीक ना। जैसे अब समझ लो कि फ्लावर अरेंजमेंट होता क्या है। फ्लावर अरेंजमेंट कई तरह का होता है, जैसे आप इसको डिज़ाइन में करते हो वैसे वैसे ये नामों से जाना जाता है। समझ पा रहे हो ना। जैसे यहाँ पे देखो कि पुष्प सज्जा क्या है, फूलों द्वारा की गई व्यवस्था करना ही क्या है, पुष्प सज्जा कहलाती है। पुष्प सज्जा कहलाती है। फूलों द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार का, ये जितना देख लो सारे फ्लावर्स अरेंजमेंट हैं। कोई लटकता हुआ रहता है, कोई गुच्छों के रूप में रहता है, कोई राउंड के रूप में होता है, कोई बुके के रूप में होता है। जैसे जहाँ पे जो ओकेजन होता है वैसे वैसे हम फूलों का अरेंजमेंट करते हैं, और उसी को हम फ्लावर अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक ना। इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी जो पुष्प सज्जा की जो मतलब कि प्रचलन यूँ कह लो कि कहाँ से बहुत ज़्यादा ये प्रचलन में आया, तो इसके कहाँ से प्रचलन में आया, ये 6ठी शताब्दी में चीन के द्वारा जो बौद्ध भिक्षु थे उनके द्वारा ये इनका शुभारंभ हुआ है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा, पुष्प विन्यास क्या है? विन्यास में थोड़ा सा यहाँ पे और उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। विन्यास का मतलब ही होता है कि किस उद्देश्य से आप कर रहे हो, किस वातावरण के लिए कर रहे हो, समझ रहे हो ना, किस जगह के लिए कर रहे हो, ताकि वहाँ की वह सजीवता को बढ़ाए, वहाँ के अट्रैक्शन को वो बढ़ाए और वहाँ का वो सुंदर लगे, मनोहारी लगे। विन्यास एक क्रमबद्धता से करना, समझ रहे हो ना। तो पुष्प विन्यास क्या है, एक कला है। जैसे विन्यास का मतलब ये नहीं, अरेंजमेंट दोनों ही है, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि जहाँ एक सुंदर से अरेंजमेंट कर रहे हो वह उसको हम ज़्यादा बेहतर शब्द क्या देते हैं, पुष्प विन्यास शब्द देते हैं, ठीक ना। यह क्या है, एक कला है, यह भी सबके अंदर नहीं होती है। फूलों को अरेंज करने की कला सबके अंदर नहीं होती है। यह आपकी इंटरनल एक आपकी ये क्या बोलेंगे, आपका एक कला है इंटरनल। ये सब जिसके अंदर जैसा होता है वैसा वो देखते हो कि कोई कोई बहुत सुंदर ढंग से कर लेता है, कोई किसी तरह से कर लेता है, कला है। और इसका उद्देश्य ही क्या होता है, उस जगह को सजीवत बनाना, उस जगह को आकर्षक बनाना, ताकि लोग देखकर उसको मोहित हो जाएं। और वह हमारा जो वातावरण होता है, किसी भी हम सुगंधित फूलों वाले वातावरण में चले जाते हैं तो उसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है कि हमारा जो एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की दृष्टि से जब वो जो हम पुष्प सज्जा करते हैं वह भी हमारे अंदर देखने को मिलने लगता है। हमें मानसिक संतुष्टि मिलती है, एक अच्छी सी फीलिंग आती है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अरेंजमेंट होता ही है व्यक्ति को आनंद देने के लिए, व्यक्ति को सुख प्रदान करने के लिए। ऐसी यह सज्जा नहीं है कि जिसको नहीं करोगे तो हम रह नहीं सकते, हम कोई काम को कर नहीं सकते। ऐसी कोई ये बहुत नेसेसरी पुष्प सज्जा नहीं है। ये पुष्प सज्जा सिर्फ हमें एक सुख की अनुभूति देती है, हमें एक आनंद की प्राप्ति कराती है, समझ रहे हो ना।
अब देखते हैं, तो इसीलिए हमारा जो पुष्प सज्जा है, एक आध बार क्वेश्चन में आप देखोगे कि बहुत इजी टाइप में क्वेश्चन रहता है, समझ रहे हो ना, बहुत इजी वे में आपको पढ़ा भी दे रहे हैं कि इसको नहीं भी पढ़ोगे, आज का लेक्चर पढ़ लोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, समझ रहे हो। फ्लोरेंस क्या कहते हैं पुष्प सज्जा के बारे में, इन्होंने क्या कहा कि पुष्प व्यवस्था से क्या होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, समझ रहे हो ना। और जब जो आनंद हमें मिलता है और जब पूरी तरह से हम चीज़ों को डेकोरेट कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलता है कि वाह, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो जगह है, ये कितना सुंदर लग रहा है, समझ पा रहे हो ना। तो इसी चीज़ को हम देखते हैं, ये किसके अनुसार है, फ्लोरेंस के अनुसार है, ठीक ना। नेक्स्ट आपका है, इसका महत्व क्या है, समझ रहे हो ना, इसका क्या महत्व है, अभी हम सब पढ़ेंगे। कला का तत्व, डिज़ाइन, कला का सिद्धांत, कला का तत्व, जितने भी एलिमेंट्स को लेकर हम सज्जा करते हैं अपने घर के अंदर, इंटीरियर डेकोरेशन को पढ़ेंगे कि बाह्य डेकोरेशन क्या होता है, इंटीरियर, जैसे मान लो आपका एक हाउस है, ठीक ना, ये आपका एक हाउस है, हाउस की ये दीवारें हैं आपका, ये यहाँ सब ये सब चीज़ें हैं, बाहर ये सब खिड़कियाँ वगैरह हैं। तो जो ये जो बाहरी चीज़ों की सजावट करते हो ना, बाहरी दीवारों, खिड़कियों, ये सब का अगर आप ये सजाते हो, पेंट करते हो, ये सब क्या है, ये बाह्य डेकोरेशन है, बाह्य सज्जा है, ठीक ना। और जो अंदर, अगर हम अंदर, यहाँ ये दरवाज़ा है, यहाँ पर्दे लगा दिए, यहाँ हम सोफे रख दिए, यहाँ पे हम अच्छी अच्छी चीज़ों को गेट लगा दिए, ये यहाँ रंगोली सुंदर सी बना दिए, ये क्या है, आपकी आंतरिक सज्जा है, ठीक ना। क्या है ये, आंतरिक सज्जा है। इसी को हम पढ़ते हैं कि घर की जो होम डेकोरेशन जो करते हो, उसका इंटीरियर डेकोरेशन में क्या क्या आता है, तो ये भी उसी का पार्ट है, इंटीरियर डेकोरेशन का एक छोटा सा पार्ट है, जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं कि हम फूलों की व्यवस्था कैसे करते हैं। ओके, अब देखो कि इसका महत्व भी रहता है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही हम लगाते हैं फूलों को, हमारे जीवन में ये फूलों का महत्व है। कैसे है, पहला तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम क्या करते हैं, अगर हम फूलों को लगाते हैं, उसकी स्मेल लेते हैं और उस वातावरण में बैठते हैं तो हमारा मन जो होता है बहुत खुश होता है और हम क्या होते हैं, एक स्वस्थ जीवन जीने का प्रयास करते हैं कि देखो ये फूल कितना अच्छे से एक डाली से उखड़ने के बाद भी मुस्कुराता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम क्यों दुखी रहें, समझ रहे हो। ऐसे एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है और हम उसको देख के क्या रहते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं। आई बात समझ में। ये हमारा सौंदर्य के दृष्टि से इसको देखते हो ना कि जहाँ भी फ्लावर्स डेकोरेशन रहता है उसको देखते ही हमारा मन खुश हो जाता है, हम सोचते हैं कि वहाँ जाके एंजॉय क्यों ना करें। और हर जगह गमले हम क्यों लगाते हैं, गमले देखकर, उन फूलों को खिला देखकर हमारे मन में एक अच्छी सी ताजगी आती है और हमारा घर भी क्या होता है, बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है। तो सौंदर्यात्मक पक्ष से भी हम फूलों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और मनोवैज्ञानिक जो हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, जो हमें एक संतुष्टि दिलाता है, हमें संतोष होता है, हमें अच्छा लगता है, एक फीलिंग गुड होता है, मतलब हमारे अंदर बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है। सजावट के दृष्टिकोण से हम अलग अलग पुष्प सज्जा देखते हो ना कि दीवार पे करना है तो हम त्रिभुज का करते हैं, बुके देना है तो उसको एक अलग से अंदाज में बुके बनाते हैं, अगर हमको डाइनिंग टेबल पे पात्र रखना है तो उसके लिए अलग पॉट का चयन करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मुझे क्या करती हैं, ये सजावट हमारे घर में एक सजावट भी हो जाती है और अच्छा भी लगता है। पर अगर मान लो डाइनिंग टेबल बहुत अच्छे से फ्लावर्स रख दिए हो, पॉट रख दिए हो, तो खाना भी खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप यूज़ करके देखिएगा इसको। संतुष्टि अभी बता ही दिए कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, एक संतुष्टि है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, आजकल ये व्यवसाय किया जाता है,
फूलों को बहुत देखते हो ना, छोटे छोटे से माला अगर हम लोग लेने जाते हैं तो 50 रुपीज़ के मिलते हैं, थोड़ा सा फूल लेते हैं तो 20 रुपीज़ के मिलते हैं। तो जिसके पास अच्छे सा साधन है इसका नर्सरी वगैरह में, तो नर्सरी वगैरह में बनाकर क्या करते हैं, फूल उगाते हैं और उसको सेल करके अपना जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। बात क्लियर हो रही है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब पुष्प सज्जा की जो शैली है इसको भी हम देख लेते हैं कि पुष्प सज्जा की शैली क्या है। देखो, जो भारतीय शैली होती है या जो देशीय शैली होती है, जो परंपरागत रूप से जो चलती आ रही है हमारे घर में, तो वह शैली में ऐसा होता है कि उसमें फूलों को ज़्यादा महत्व, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसको महत्व दिया जाता है, तो फूलों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आप देखोगे कि अगर टहनी वगैरह लगा दोगे ज़्यादा और फूल 2-4 कर दोगे तो वो किसी को पसंद नहीं आएगा। घर में जो लोग बुज़ुर्ग होते हैं कि ये क्या आप पत्ती लगा दिए हो, आप फ्लावर्स खूब ढेर, और वही फ्लावर्स अगर टोकरी भर लगा दो, 1-2 पत्ती लगा दो और वहीं कहीं रख दो तो सबको अच्छा लगता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे फूलों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ पे विदेशी शैली या पूर्व देशीय शैली या जापान, ये क्या है, ये विदेशों में भी हो रहा है प्रयोग, इसीलिए इसके अंतर्गत आ जाता है। जापानी पुष्प सज्जा को हम इकेबाना के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो हमारी पुष्प सज्जा होती है ना, इसी को लोग जापानी लोग क्या कहते हैं, जापानी लोग इकेबाना के अर्थ से जानते हैं। इसका मतलब ही होता है जीवित फूल। जीवित फूल, ये फूलों को इन्होंने जीवित मान के रखा है, इन्होंने फूलों को जीवित मान के रखा है कि फूल भी एक जीवित होते हैं, उसमें भी जीव होता है। ठीक ना? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। जापानी पुष्प सज्जा क्या है इसमें, या विदेशी लटकती हुई पुष्प सज्जा है। आप देखते हो कि जो कहीं अगर ऐसे बहुत हाई फाई रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे लटकती हुई सज्जा की हुई रहती है, समझ रहे हो ना? वहाँ पे कोई भी टोकरी का लटकता हुआ दिखेगा आपको, वॉल पे लटकता हुआ दिखेगा, आपके डोर पे लटकता हुआ फ्लावर्स दिखेगा, तो ये लटकती हुई पुष्प सज्जा को ही हम क्या कहते हैं, पूर्वदेशी या जापानी या आपका विदेशी शैली के नाम से हम जानते हैं। 20वीं सदी आधुनिक सज्जा या कह लो, या 20वीं सदी की सज्जा कह लो, या प्लस देसी सज्जा जापान, ये सब का मिक्स रहता है। ठीक ना? इसमें हर कैटेगरी का डेकोरेशन मिलेगा, उसी में कुछ फूल पत्तियाँ लटकती हुई रहेंगी, कुछ ढेर सारे फ्लावर्स रहेंगे, कुछ आपके बुके के टाइप में रहेंगे। तो इसी टाइप का इसमें जहाँ पे कॉम्बिनेशन मेथड हो, कुछ लटका हुआ भाग हो, कुछ आपका फ्लावर्स टिका हुआ भाग हो, कुछ ऊपर टहनी गया हो, कुछ नीचे टहनी गया हो, तो इस टाइप का जो जहाँ पे मिक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको ये सब कॉम्बिनेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका है, आपको यही आप ध्यान रखिएगा, मान ली आप इसको दिमाग में रखिएगा, ये विदेशी की बात ही हटा दीजिएगा। ठीक ना? विदेशी से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनता, जापानी शैली से बनता है कि जापानी शैली है क्या और इसके अंतर्गत कौन कौन से आपके ये आते हैं, कौन कौन सी, ये नाम दे देगा कि इसके अंदर कौन कौन सी शैली आप यूज़ करते हो, समझ रहे हो ना? ये सबका इन्होंने इस सजावट का एक प्रतीक के रूप में सजावट करते हैं कि ये ऐसा सजावट हम किए हैं तो ये भगवान का प्रतीक है, ये स्वर्ग का प्रतीक है, ये पृथ्वी का है, यह मानव का है। इस तरह से उन्होंने क्या किया है, पूरे अपने लाइफ को एक फ्लावर्स के माध्यम से, एक स्टाइल को, अपने लाइफ स्टाइल को एक फ्लावर्स के माध्यम से दर्शाने का लोग प्रयास करते हैं। समझ रहे हो ना? इसमें क्या होता है, पहला आपका रीका है, रीका में क्या पूछा जाता है, किसका पात्र कैसा रहता है और टहनी कैसी रहती है। तो पात्र इसका लंबा रहता है और टहनी भी लंबी होती है। लंबी किस लिए होती है ये ध्यान दीजिएगा। ठीक ना? लंबी किस लिए रखी रहती है कि जितना ये लंबी टहनी है, ये जितनी लंबी टहनी है, ठीक ना, ये भगवान को संदेश पहुँचेगा। यहाँ ईश्वर है, इसको यहाँ पे ये संदेश पहुँचेगा। ठीक ना? कि मैं मतलब कि फूल लगाई हूँ और ये फूल जो है आपके पास हम भेज रहे हैं। ठीक ना? ये भगवान को संदेश भेजने के लिए जितना ऊपर ये लोग सोचते हैं कि सजावट रहेगी, जितना ये पॉट में हम सजाएंगे भगवान की, उतना ये नज़दीक रहेगा। आई बात समझ में? तो इसलिए रीका को भगवान की के पास संदेश भेजने के लिए या पहुँचेगा, ऐसे भाव से वो लोग सजाते हैं। ठीक ना? शोका की क्या बात होती है, रीका शोका मोरीबाना,
ठीक ना, या नाजीरे, समझ रहे हो। सबके बारे में एक एक चीज़ों को याद रखिएगा कि सब एक प्रतीक के माध्यम से, ये क्या है, ये एक नाम दे दिया गया है उनकी फीलिंग को दर्शाने के लिए। टेबल, इसमें क्या होता है, यह टेबल की सजावट के लिए प्रयोग किया जाता है। टेबल पर क्या करते हो आप, एक उथले पार्ट का प्रयोग करते हो, ठीक ना, लंबा करोगे तो टूटने का डर रहता है, ऐसे पार्ट का प्रयोग करते हो जो कम लंबा होता है और पार्ट जो होता है चौड़ाई में होता है, ठीक ना, ये इतना लंबा होगा और पार्ट जो होता है ये चौड़ाई में होता है, ठीक ना, ऐसे समझ रहे हो ना। 15वीं शताब्दी सदी की की सज्जा इसे कहते हैं शोका को, ठीक ना। यह मानव का जो है कि मानव एक क्या है, मानव इस धरातल पर है और ये अपना संदेश वहाँ तक पहुँचा रहा है। शोका मोरीबाना जो है यह चौड़े व उथले पात्रों का प्रयोग है। देखो ये चौड़ा भी है और उथला का मतलब होता है ये बहुत कम, ऐसे, ठीक ना, उथले पात्र का प्रयोग किया जाता है। बातें क्लियर हो रही हैं। और नाजीरे में लंबे पात्रों का प्रयोग किया जाता है और ये छोटे छोटे होते हैं, ठीक ना। यहाँ तक ये सब याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, शिन्सो हाइकी क्या प्रस्तुत करता है, किसका प्रतीक होता है शिन्सो हाइकी। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी बना था आपका, ठीक ना। शिन क्या है, शिन का मतलब ही होता है स्वर्ग। अभी बताया है ना कि जहाँ पे रीका को भेजा गया था संदेश भगवान के पास भेजने के लिए, सबसे लंबी टहनी का प्रयोग किया गया था। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे सिन शब्द क्या मतलब ही होता है स्वर्ग। सिन का मतलब क्या हो जाता है, स्वर्ग। यह सबसे लंबी टहनी होती है जो रीका में थी, जो ऊपर की वर्ग और स्वर्ग में ईश्वर को संदेश पहुँचाने का काम करती है, ठीक ना। वहाँ पे सिर्फ अगर पूछेगा, सिर्फ सिन का मतलब ना, स्वर्ग का मतलब ना पूछे, ईश्वर का मतलब पूछे, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका रीका है। अगर स्वर्ग की बात करता है तो मतलब समझ जाइएगा कि शिन की बात कर रहा है, ठीक ना। और ये जो पुष्प सज्जा होती है 90 डिग्री के कोण पर सज्जा होती है, यानी जब यहाँ से हम प्रयोग करेंगे, यहाँ से अगर जाती है तो ये कहाँ तक जा रही है, सीधे यहाँ तक जा रही है, ये स्वर्ग की बात कर रहा है तो ये ऊपर ही जाएगा ना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण की सज्जा होती है। 100 में क्या कह रहा है कि मानव का प्रतीक होता है। इसका जो मानव क्या है, यहाँ तक तो संदेश इसको भेज दिया है इस टहनी का, और मानव क्या है 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ठीक ना। इसके 45 डिग्री के कोण पर यहाँ झुककर ईश्वर को, आपको वो ईश्वर को समर्पित कर रहा है इन फ्लावर्स को, ठीक ना। आई बात समझ में। अगर आप झुकते हो तो 45 डिग्री के कोण को यहाँ पे बात की गई है, ठीक ना। आप झुक के ईश्वर को आप कह रहे हो कि यह मानव है। मानव क्या किया है, झुका हुआ है एक फ्लावर्स को ऊपर लेके कि ये हमारा फ्लावर्स जो है ये स्वर्ग के तरफ जा रहा है। आई बात समझ में। नेक्स्ट आपका है हाइकी। यह दोनों की अपेक्षा छोटा होता है और दोनों टहनियों के विपरीत दिशा में लगाया जाता है। ये जैसे मान लीजिए ये दो टहनी है, एक इधर गई है एक इधर गई, तो इसके बीच में ये लगा दिया जाता है, समझ रहे हो ना। और ये जो 75 अंश का कोण बनाता है और यह पृथ्वी का प्रतीक है, समझ रहे हो ना। ये पृथ्वी का, ये इधर जितना इधर गया है उतना एक टहनी इधर आई, एक पृथ्वी का प्रतीक है और एक क्या है, एक ऊपर स्वर्ग का प्रतीक है। तो पृथ्वी का प्रतीक क्या है, हाई की। क्वेश्चन आपका बनता है स्वर्ग का प्रतीक क्या है, सिन। सो किसका प्रतीक है, मानव का। रीका किसका प्रतीक है, ईश्वर के, भगवान के पास फूल संदेश पहुंचाने का। आई बात समझ में। क्वेश्चन इस टाइप से बनता है। इकेबाना तो अभी बता ही दें आपको किसका शाब्दिक अर्थ होता है, जीवित फूल। इकेबाना जापान के लोग कहते ही है फ्लावर्स अरेंजमेंट को, जैसे आप पुष्प सज्जा कहते हो वो लोग इकेबाना कहते हैं। बातें यहाँ तक क्लियर हो गई। बहुत आसान चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पुष्प सज्जा के प्रकार भी होते हैं। देखो पुष्प सज्जा के कई प्रकार होते हैं। आपकी रेखी या डिज़ाइन में पुष्प सज्जा, कभी कभी पुष्प सज्जा हम क्या करते हैं, इस तरह से रेखाओं में करते हैं। कैसे करते हैं, इस तरह से रेखाओं में कर देते हैं। ऐसे रेखा रेखा में पुष्प सज्जा हमारी मान लो लटका दी जाती। अगर मान लो यहाँ पे हमको बर्थडे अरेंजमेंट करना, पहले ऐसे देखते हो ना, पीछे पीछे कर देते हैं, फिर यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिख देते हैं। ओके,
इस तरह से। तो ये हमारी एक डिज़ाइन हो जाती है, रेखीय डिज़ाइन हो गई। समूह शैली में आपके हर समूह के फ्लावर्स को ले लेते हैं और हम हर समूह के फ्लावर्स को यहाँ पे अरेंजमेंट कर लेते हैं। सामूहिक पुष्प सज्जा है ये, पूरे समूह में हम सज्जा कर दे रहे हैं। लघु छोटे छोटे फूल होते हैं, छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं, और यहाँ पे मिली जुली पुष्प सज्जा है, कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ लंबे, इस तरह से फ्लावर्स अरेंजमेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है एक रेखीय पुष्प सज्जा। अभी हम बता ही दिए हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखित रूप है। पश्चिमी शैली का मिला जुला रूप होता है रेखीय शैली। अभी बताए ना कि बहुत हाई फाई अगर जगह हम जाते हैं तो वहाँ लटकाए हुई पुष्प सज्जा मिलती है, तो उसका मतलब ही होता है कि यह पश्चिमी शैली की है। इसमें फूलों, पत्तियों और टहनियों को एक रेखीय डिज़ाइन में लगाया जाता है। बताएं अभी ना कि एक रेखीय डिज़ाइन में, जैसे यहाँ पत्ती लगा दिए, आप यहाँ पत्ती लगा दिए, यहाँ छोटे छोटे फ्लावर्स लगा दिए, ठीक ना, यहाँ छोटे छोटे फ्लावर्स लगा दिए, फिर यहाँ पत्ती लगा दिए, यहाँ पत्ती से कर दिए, यहाँ पत्ती से कर दिए, ठीक ना, फिर यहाँ छोटे छोटे फ्लावर्स बना दिए। ओके, तो ये रेखीय डिज़ाइन हो गई। समूह शैली में इसमें ऊंचे पार्ट का प्रयोग किया जाता है। पार्ट थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, क्योंकि जब ऊंचा रहेगा, समझ रहे हो, थोड़ा ऊंचा रहेगा, इसी में सब प्रकार के करोगे ना, इसी में सारे पार्ट का प्रयोग करोगे ना। इसमें रेखा पर बल ना देकर फूलों पर की सुंदरता पर बल दिया जाता है, ठीक ना। इसमें कितना सुंदर सुंदर आप फूल लगाए हो, इस पर बल दिया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे ये भी देख लीजिए, ये भी आपका एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ देता है कि सिट्टू सज्जा किसे कहते हैं। तो सिट्टू सज्जा को भी देखिए हम नोट कर लिए हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। सिट्टू सज्जा, इनमें स्थान नहीं परिवर्तन होता है, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें हम जगह को नहीं चेंज करते हैं। इसमें हम चेंज क्या करते हैं, सज्जा सामग्री को मंगाकर जहाँ सज्जा करनी होती है वहीं सजावट करते हैं। समझ रहे हो ना, सज्जा सामग्री जो भी हमारा सजावट की मटेरियल होता है उसको मंगा लेते हैं और हम सज्जा करते हैं। जैसे दीवार को नहीं ना बदलेंगे, आप एक बार सज्जा कर लियो, फिर दीवार को दूसरा सज्जा करना होगा तो उसको फिर से पेंटिंग करोगे, फिर से उसमें डिज़ाइन बनाओगे ना। तो आपका क्या होता है, ये दीवार, जैसे दीवार की सज्जा, फूलों को आप देखिए, ये आपका सिट्टू सज्जा है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ तक सिट्टू सज्जा है। जहाँ पे स्थान का परिवर्तन ना होके आपके मटेरियल को हम परिवर्तन करके सजाते हैं, उसी को हम सिट्टू सज्जा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि अगर फ्लावर्स को ताज़ा रखना है तो आप क्या करोगे, किस में रखोगे। नमक, एसिड, तांबे के पात्र में चांदी के सिक्के डालकर, पानी में थोड़ा सा अल्कोहल परमैंगनेट पोटाश डालने से लंबे समय तक ये फूल जो होते हैं ताज़े बने रहते हैं, ठीक ना। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। समझ रहे हो ना। अब आपका देखिए कितना छोटा सा चैप्टर था, हम तुरंत आपका कंप्लीट हो गया। इससे जितने क्वेश्चन आएंगे आप कर लोगे, आराम से कर लोगे। समझ रहे हो ना। और जितना पढ़ाए हैं उसको भी ध्यान दीजिएगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो हम अब मिलेंगे कल, आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि इसके आगे वाला जो हमारा चैप्टर है, ये पहले तो एक और चैप्टर जो है फैमिली हर के लिए है, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, एलटी के लिए। तो हम इसके बाद आपको फैमिली को भी देते हैं इसी यूनिट में। और आपको मैनेजमेंट के भी यूनिट है, वो आपका न्यूट्रिशन में भी फैमिली यूनिट है। एक ही जगह पढ़ लोगे तो आपको हर यूनिट में काम करेगा। समझ रहे हो। हम इसके अलावा जो भी हमारे इंपॉर्टेंट 3-4 चैप्टर और बचा है सब हम सीक्वेंस में दे रहे हैं, और अगले जो हफ्ते में जितना भी इससे MCQ बनेगा आपको हम सब करा देंगे, ताकि आपका होम मैनेजमेंट का पूरा यूनिट जो है ख़त्म हो जाए। समझ रहे हो। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू।